हाय फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग सी ए फाइनल एस एफ एम में काम में आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा हुआ है जिसमें मैंने बताया था कि आपको सी ए फाइनल एस एफ एम पढ़ने के पहले ये दो एरियाज कवर कर लेने चाहिए। तो पहला एरिया उसमें से क्या था? बेसिक स्टैटिस्टिक्स। एंड दूसरा एरिया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड जनरल रूल ये है कि जिसका भी ये दो एरियाज के ऊपर कंट्रोल अच्छा होगा, ठीक है, उसका एसएफएम प्रिपरेशन बहुत स्मूथ होगा, एग्जाम में स्कोर भी बहुत सॉलिड होगा क्या? अगर आपका ये एरिया कंफर्टेबल है तो आपको बस टिपिकल जो कॉन्सेप्ट्स है ना उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। आप इन सब चीज़ों में नहीं उलझोगे। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ में क्या होता है, जिनका ये एरिया वीक होता है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स या टाइम वैल्यू ऑफ मनी वीक होता है। जैसे मान लो टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसी का वीक है और उसने वहां पे फोकस नहीं किया, इस एरिया पे फोकस नहीं किया हुआ है, तो वो कंप्लीटली सफर करता है आपके बॉन्ड वैल्यूएशन में, आपके डिविडेंड डिसीजन वाले टॉपिक्स में, दैट इज सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में। उसके साथ में वो फिर सफर करेगा फॉरेन एक्सचेंज में, डेरिवेटिव्स के चैप्टर में। उसकी कंसिस्टेंट सफरिंग रहेगी। वो हमेशा इसमें उलझता रहेगा कि अरे यार मैंने डिस्काउंटिंग किया है तो किया क्यों है, ठीक है। सो अगर आपको वो एरिया फिक्स करना है तो आपको इंश्योर करना है कि आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एरिया बहुत ही सॉलिड हो। एक और इंपॉर्टेंट एरिया जो कि है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। जिसका बेसिक स्टैटिस्टिक्स एरिया वीक रह गया वो पोर्टफोलियो में सफर करेगा, डेरिवेटिव्स में सफर करेगा। वो पढ़ रहा है, उसको समझ रहा है, लेकिन क्योंकि उसके बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्लियर नहीं है, ये एरिया क्लियर नहीं है, वो पूरा का पूरा चैप्टर को लेके स्ट्रगल करता है। उसका चैप्टर का प्रिपरेशन का जो वेट है वो बहुत बड़ा हो जाता है। मान लो अगर आपने बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे ग्रिप ला ली, आपकी बेसिक स्टैटिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग एक बार क्लियर हो गई, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके बेसिक स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब बस वो जो टॉपिक है उसके स्पेशल पॉइंट्स देखने हैं और बेसिक स्टैटिस्टिक्स उस स्पेशल पॉइंट पे कैसे अप्लाई करते हैं, बस उतना ध्यान में रखना है। आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्लियर है, आपका स्पेशल पॉइंट्स क्लियर है, हो गया काम। तो प्रिपरेशन जो है वो आपकी 40% पे आ जाएगी। इस सेशन में हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे बेसिक स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। और बेसिक स्टैटिस्टिक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। और बेसिक स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या कवर करना है? बेसिक स्टैटिस्टिक्स में हमारा जो डिस्कशन है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में हम लोग मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीन टॉपिक्स को देखेंगे। वन वेरिएबल का मतलब जब आपके पास में एक्स डेटा होता है, ठीक है, जब आपके पास में एक ही वेरिएबल है जिसका नाम है एक्स या वाई भी हो सकता है, पर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो ये हो गया वन वेरिएबल का स्टडी। देन हम देखेंगे टू वेरिएबल का स्टडी। जब दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास में, तो दो वेरिएबल तो अलग अलग है, एक्स अलग है, वाई अलग है। तो हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स में टू वेरिएबल में क्या क्या डिस्कशन देखेंगे? तो पहला वही है मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब दो वेरिएबल है ना, एक्स और वाई, तो एक्स का मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वाई का मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो गया पहला डिस्कशन। फिर इसके बाद में जो सेकंड वेरिएबल मतलब दूसरा वेरिएबल ऐड होने के बाद में जो डिस्कशन ऐड होता है वो होता है कोवेरिएंस, देन होता है कोरिलेशन एंड देन होता है बीटा। तो हमें ये पूरे के पूरे डिस्कशन में जो आज हम इस सेशन में करेंगे, हम ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो वन वेरिएबल को लेके मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरा जो है टू वेरिएबल में मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, पहला पार्ट जो सेम ही रहेगा तो उसको मैं शॉर्टकट में निपटा दूंगा। और फिर देखेंगे कोवेरिएंस, कोरिलेशन, बीटा। तो मैं इसको स्टैटिस्टिक्स के एंगल से कवर करूंगा, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स समझाते हुए चलूंगा, स्टैटिस्टिक्स कैसे ऑपरेट हो रहा है वो समझाऊंगा। बट इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते वक्त जो आपके एसएफएम से रिलेटेड है या हमारे एसएफएम से रिलेटेड है वो एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल स्टॉक्स का एनालिसिस, स्टॉक एंड मार्केट का एनालिसिस। पहले मैंने बोला स्टॉक्स का एनालिसिस, फिर मैंने बोला स्टॉक्स एंड मार्केट का एनालिसिस। आपको समझ गया होगा फर्क क्या है। स्टॉक एक वन वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल मतलब स्टॉक्स का अगर आपके पास में रिटर्न प्रोवाइड कर दिया जाए, पिछले से 24 मंथ्स का जितना भी रिटर्न है, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे रिटर्न का मीन, मीन का मतलब है एवरेज कैसे निकालेंगे, वेरिएंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, हर चीज का मतलब मैं समझाते हुए चलूंगा। फिर दूसरा एरिया आता है टू वेरिएबल वाला, तो स्टॉक्स एंड मार्केट।
फिर हम देखेंगे स्टॉक्स एंड मार्केट के लिए इंडिविजुअल इनके मीन कैसे निकलेंगे, वेरिएंस कैसे निकलेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, और फिर ये स्टॉक और मार्केट का कंबाइंड कोवेरिएंस कैसे निकलेगा, कोरिलेशन कैसे निकलेगा और बीटा कैसे निकलेगा। ये सेशन को कवर करने के लिए मैं एक्सेल का सपोर्ट लूंगा, क्योंकि जब आप करिकुलम के एंगल से पढ़ोगे तो जो मैं एक्सेल में करने वाला हूं वो आपको मैन्युअली करना है, और आपको से 5 डेटा पॉइंट्स दिए, मतलब 5 महीने का रिटर्न दिया और उसके ऊपर ऑपरेशंस करने हैं, और वो क्या है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको बेसिक तो आता है, बेसिक मैथमेटिक्स मतलब ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, तो मैं बता दूंगा बस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उस तरीके से, और वो एक्सेल में परफॉर्म कर लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि हमारा टाइम जो है वो कम हो जाएगा प्रिपरेशन से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट्स को कवर करने से रिलेटेड। और दूसरा एडवांटेज इसमें ये है कि आपका जो फोकस है वो कॉन्सेप्ट पे बना रहेगा। जब हम मैन्युअली पूरा कैलकुलेशन करने जाते हैं तो आपका पूरा जो फोकस है वो कैलकुलेटर चलाने में, वो मजदूरों वाले जो काम है ना उसमें लग जाता है। ठीक है, अब हमें यहां पे इस सेशन में समझना है ये कॉन्सेप्ट्स क्या है, तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए जाना है, राइट। चलो, इसको यूज कैसे करना है। मान लो आपने एसएफएम का प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है, तो आप इस डिस्कशन को एज अ बेसिक स्टैटिस्टिक्स का डिस्कशन देखोगे। अगर आपने एक बार एसएफएम पढ़ लिया है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम होती है, एकदम से क्लिक नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, कहीं कहीं पे कंफ्यूजन रह जाता है, तो आप इसी टॉपिक को एज ए रिवीजन यूज करोगे, क्योंकि कम टाइम में खत्म होगा तो रिवीजन में भी काम आ सकता है, राइट। और अगर आपका ये एरिया कवर हो गया ना, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 80% तो यही है। एक पूरा चैप्टर जो 20 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसका 80% एरिया अपन 30 मिनट में कवर कर लेंगे, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा आप लोगों के लिए, तो आपको इंश्योर करना है कि आप इस डिस्कशन को अच्छे से देखें, समझें, एंड देन एक बार अपना प्रैक्टिस भी कर लें। ठीक है, जब हम एक्चुअल कोर्स देखेंगे, मतलब जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कवर कर रहे होंगे एज ए चैप्टर, तो तब मैं वहां पे पेन एंड पेपर से कैसे सॉल्व करना है, मतलब हर एक कैलकुलेशन को कर करके दिखाऊंगा, एंड तब वो जो मैनुअल है, टाइम कंजम्पशन वाला पार्ट है, वो वहां पे कवर कर लेंगे, राइट। चलो, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा डिस्कशन। यहां पे मैंने सबसे पहले तो डेटा लिया हुआ है। पहला जो डेटा है वो है मंथली क्लोजिंग प्राइसेस। प्लीज रिमेंबर, मंथली प्राइसेस ऑफ टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और ये स्टॉक का डेटा है बीएससी का। सो बीएससी में लिस्टेड वाले टीसीएस का। सो टीसीएस की मंथली क्लोजिंग प्राइसेस, और प्राइसेस शुरू होती है 2020 से लेके, जो कि है 1/8/2020 से लेके 1/7/2022। सो हमारे पास में टोटल डेटा जो है, मैं इसको जूम आउट करके एक बार दिखा देता हूं आपको। ठीक है, यहां पे विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो ये देखो। सो ये जो डेटा है ये है 24 मंथ्स का डेटा। अगर आप यहां पे काउंट लोगे तो 24 मंथ्स का डेटा है। मैं एक बार जूम इन करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो 8 आई गेस अगस्त ही होता है, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यस। तो 8 अगस्त नहीं, अगस्त 2020 में जो क्लोजिंग प्राइस था टीसीएस का वो था 2256, दैट इज 2256। देन इन नवंबर, अगस्त, सितंबर, in September the price was 2491. Then in October it was 2664, and in November it was 2679, and December 2870. In similarly, if we can keep, अगर हम नीचे नीचे जाते जाएं तो आपको 4 साल की आदत है इंग्लिश में पढ़ाने की, वो भूल जाता हूं कभी कभी कि हिंदी में कवर करना है, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलो। सो यहां पे देखेंगे हम लोग इंडिविजुअली हर एक मंथ में, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, सो ऑन, एंड हम लोग पहुंचेंगे 2022 तक के। ऐसे करके हमारे 24 मंथ्स कवर हो जाएंगे। हमारे पास में है क्लोजिंग प्राइसेस, उसके बाद में है वॉल्यूम, कितना ट्रेड हुआ उस पर्टिकुलर मंथ में, एंड देन परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मतलब होता है कि पिछले मंथ वर्सेस इस मंथ में कितना परसेंट का चेंज आया। अगर रेड में आप देख रहे हो मतलब लॉस हुआ है, ग्रीन में आप देख रहे हो मतलब गेन हुआ है। ठीक, सो मतलब पिछले महीने में जो भी प्राइस रही होगी टीसीएस की अगस्त के पहले, सो अगस्त के पहले पिछले वाले मंथ में जो भी प्राइस होगी और इस मंथ में, तो यहां पे अगस्त में टीसीएस ने 1.14% का लॉस जनरेट किया हुआ है, एंड देन फिर कंसिस्टेंटली गेन जनरेट किया हुआ है, एंड देन सिमिलरली आप आगे देखते जाओगे तो लॉस गेन ऐसे मिक्स एंड मैच चलते रहेगा। ठीक, चलो
यहां तक के क्लियर है कि हमारे पास में डेटा क्या है? तो हमारे पास में मंथली क्लोजिंग प्राइसेस है 24 मंथ्स। मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं वहां से पिछले 24 मंथ्स का, तो हम इसका एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ये सब निकालेंगे। देन उसके बाद में मैंने डेटा लिया हुआ है सेंसेक्स का, और सेम टाइमलाइन का डेटा है। यहाँ पे मैं चार्ट हटा देता हूँ, मैं आपको चार्ट इंसर्ट करना भी सिखाऊंगा, तो ये कंबाइंड वाला डिस्कशन हो जाएगा कि आपको एक्सेल भी थोड़ा सीखने मिल रहा है, साथ में बचा हुआ जो ये सब का ट्रीटमेंट है, कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं वो भी सीखने मिल रहे हैं। अगर आपको अपनी रियल लाइफ में भी ये सब चीज़ें लगानी, अप्लाई करनी, तो आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो उसमें अप्लाई हो जाएगा, राइट। चलो ये भी डेटा देख लेते हैं। सिमिलरली 24 मंथ्स का डेटा है। डेटा स्टार्ट्स फ्रॉम 2020 अगस्त एंड द प्राइस इज 36,628, and then in every month there is sometimes like increase or decrease in price, sometimes there is price gain, sometimes there is a price loss. Now here you can see like in November, and then we have the December. In December the price or Sensex index value, so we can say price, but this is the index value, so it is 47,751. And similarly we have data of every month till 7th September, July 2022, and we will use market data, that is Sensex data plus TCS data as two variable. We will combine those variable and we'll see, फिर हम लोग देखेंगे कि उसका कोवेरियंस, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट एंड बीटा कैसे निकालना है, ठीक है। ये सारा डिस्कशन हमें स्टैटिस्टिक्स के एंगल से कवर करना है। तो चलो सबसे पहले तो ये है प्राइस। सबसे पहले एक बार प्राइस का चार्ट बना के देख लेते हैं कि चार्ट दिखता कैसे है। क्या किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट दबाया, डाउन की बटन दबाई, अपने आप इसने सिलेक्ट कर लिया। मैं इंसर्ट करूंगा और यहां पे मैं लाइन चार्ट लूंगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका लाइन चार्ट। यहां पे मुझे दिखते वक्त मेरे पास में एक जनरल ट्रेंड आ गया कि जो प्राइसेस है टीसीएस की, जो प्राइस है टीसीएस की वो बढ़ती जा रही है विद द टाइम। थोड़ा सा गलत हो गया। क्या गलत हो गया, हमें दोनों कवर करना चाहिए था, तो मंथ भी आ जाएगा। तो हमें एक्स एक्सिस पे टाइम चाहिए था और वाई एक्सिस पे हमारा डेटा चाहिए था, तो अब वो आ जाएगा। अगेन इंसर्ट चार्ट, ये आ गया हमारा डेटा, और साथ में आपके पास में दोनों डेटा आ गया, मतलब आपकी जो वैल्यूज है वो भी आ गई है, एंड देन वैल्यूज भी आ गई है, और साथ में आपका टाइम भी आ गया कि किस महीने में क्या हुआ है। अब यहाँ पे ये डेटा चार्ट थोड़ा सा बराबर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, तो ये जो यहाँ पे जगह, खाली जगह बच गई है, यहाँ पे तो कोई काम नहीं है ना ये सारे इंफॉर्मेशन का, तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इसको। एंड एडजस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सिस ऑप्शन में एक मिनिमम वैल्यू डाल देते हैं कि ये जो मेरा वाई एक्सिस है वो मिनिमम किससे शुरू हो, सो दैट ये जो मेरा ग्राफ बना हुआ है, जो मेरा चार्ट, लाइन चार्ट बना हुआ है, वो प्रॉपरली एरिया को कवर कर लें। सो यहाँ पे मेरे पास में लाइक 2000 के नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2000 डाल देता हूँ। एंड अगर आप डाल दो तो ये प्रॉपर हो गया है ना, पूरा चार्ट उसने कैप्चर कर लिया। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए लिख लेते हैं हम लोग टाइटल इसका, TCS स्टॉक प्राइस 2020 से लेके तो 2022 जुलाई, और 20 में क्या है, अगस्त, ठीक है। तो ये है मेरा चार्ट का इंफॉर्मेशन। थोड़ा ढंग का दिखने वाला चार्ट अगर देखना है तो ये, या इस तरीके से कोई भी आप यहाँ से शेप कुछ भी आपको अगर चेंज करना है तो कर सकते हो, वो सबकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम बस इतना ही करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमें जो डिस्कशन करना है, इस चार्ट के ऊपर हमें जो डिस्कशन करना है, तो वो रिलेटेड है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो यहाँ पे मैं चार्ट में दिखा देता हूँ आपको कि अगर मीन दिखता चार्ट पे तो वो कैसे दिखता, स्टैंडर्ड डेविएशन दिखता तो वो कैसे दिखता। प्लीज फोकस ऑन दिस चार्ट। अगर मान लो मैं यहां पे एवरेज वाली लाइन ड्रॉ करता, तो एवरेज क्या मिलता मुझे, कि एवरेज प्राइस क्या रही है टीसीएस की इन 24 मंथ्स। तो मैं 24 मंथ्स का एवरेज निकालता, तो ये हो गई मेरी एवरेज लाइन, ठीक है। इसने मुझे एवरेज दे दिया। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता कुछ इस तरीके से। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का बैंड। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि डेटा कितना ऊपर नीचे हुआ है। मतलब मान लो कि अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम आएगा, डेटा अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है कि डेटा में फ्लक्चुएशन कितना ज्यादा था। अगर मुझे एक सिंपल चार्ट बनाना होता,
देखो यहां पे एक चार्ट बना के देख लेते हैं हम लोग। मान लो ये है स्टॉक ए और ये है स्टॉक बी। स्टॉक ए का प्राइस मूवमेंट में ड्रॉ करता हूं, आप खुद ही बताना कि किस में स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। ठीक है, ये है प्राइस मूवमेंट स्टॉक ए का और ये है प्राइस मूवमेंट स्टॉक बी का। ठीक है, कि ऊपर नीचे पूरा, मतलब वो एकदम ही घायल कर दिया उसने। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया उसका एवरेज। यहां पे अगर मैं एवरेज ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एवरेज तो सभी को पता है, एवरेज क्या होता है, सबकी टोटल कर लो और एवरेज वैल्यू से इंटर वैल्यू कितनी है वो निकाल लो। मीन जिसको बोलते हैं, मीन एंड एवरेज इज सेम थिंग। तो एवरेज मिल गया मुझे, यहां पे भी एवरेज मिल गया। लेकिन यहां पे क्लियरली विजिबल है आप लोगों के लिए कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, फ्लक्चुएशन इन डेटा, अगर सिंपल लैंग्वेज में स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलना है, एसडी को बोलना है, तो वह है फ्लक्चुएशन इन डेटा। ठीक है, तो यहां पे आप क्लियरली दे सकते हो कि फ्लक्चुएशन इन डेटा स्टॉक बी में ज्यादा है, फ्लक्चुएशन इन डेटा स्टॉक ए में कम है। तो हमने डेविएशन से, स्टैंडर्ड डेविएशन से एक बेसिक मीनिंग तो समझ लिया। ठीक है, कि क्या बताता है। अब यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो समझ लो। ठीक है, जो काम में भी आएगी लाइफ में आगे। हम जो निकालते हैं, देखो मान लो आपके पास में एक एक्स वेरिएबल प्रोवाइड कर दिया जिसका आपके पास में पूरे ऑब्जर्वेशन है, मतलब पूरा डेटा अवेलेबल है। तो उसका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज से मिल जाता है कि ऑन एन एवरेज मतलब बीच में क्या रहा है। जैसे मान लो कि एक स्कूल में या से सीए फाइनल में, एसएफएम में जो स्कोर्स आए होंगे स्टूडेंट के, वो तो सबसे कम 5 भी आया होगा, सबसे हाईएस्ट 95 100 भी आया होगा। लेकिन अगर आपको बताना है कि यार एवरेज स्कोर कितना रहता है सीए फाइनल एसएफएम के पेपर में, ठीक है, तो अंडरस्टैंडेबल है कि एवरेज मिल गया। अब बात आती है डेविएशन की। मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोला, ध्यान देना इस चीज पे। बात आती है डेविएशन की। तो डेविएशन को कैसे मेजर करना है, तो डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं अगेन एसएफएम का स्कोर अगर यहां पे प्लॉट करूं और ये मान लो ये है 45 और 55, मान लो सभी स्टूडेंट्स ने मैजिकली 45 से लेके 55 के बीच में स्कोर किया। पॉसिबल नहीं है लेकिन मान के चलते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम क्लियरली बोलेंगे डेटा में डेविएशन कम है। लेकिन उसी जगह पे अगर मान लो स्टूडेंट्स ने, किसी ने 0 के पास में भी स्कोर किया और किसी ने 100 के पास में भी स्कोर किया है, तो ऑब्वियसली डेविएशन ज्यादा है। तो ये हो गया डेविएशन का एग्जांपल, अगेन अल्टरनेट एग्जांपल। अब यहां पे देखो, डेविएशन को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, 10 से 15 तो मुझे पता है, आपके काम के हैं 2। ठीक है, एक जगह पे आप मीन स्क्वायर डेविएशन देखोगे और एक जगह पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे। ठीक है, आपके करिकुलम में, मतलब सीए फाइनल एसएफएम के करिकुलम में इतने डेविएशन देखोगे। मैंने खुद ने जितने डेविएशंस पढ़े हुए हैं, मेजर्स जो होते हैं, डेविएशन, डेटा कितना फ्लक्चुएट करता है या डेटा कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है, वो मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से जो हमें करिकुलम में पढ़ना है, उसमें से पहला तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दूसरा तरीका है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन और मीन स्क्वायर्ड डेविएशन। पर वो अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, अभी समझा भी नहीं रहा हूं। जब पोर्टफोलियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पोर्टफोलियो के डिस्कशन में यह कवर हो जाएगा, अभी यहां पे अवॉइड करते हैं उसको। तो हमारे पास में एवरेज आ गया जो सेंट्रल टेंडेंसी गिनेगा, मतलब डेटा कितना सेंटर में है, कैसा सेंटर में है वो गिन लेगा, डेटा का सेंटर क्या है वो बता देगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा कितना बटा हुआ है वो बता देगा। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेजर है, एक अपने ही तरीके का मेजर है, डेटा कितना बटा हुआ है वो मेजर करने का। इस रीजन से इसका अपना एक फॉर्मूला है। ये है फॉर्मूला दिखने में थोड़ा हॉरिबल अगर दिख भी रहा है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पे। ठीक है, जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा ऐसे ही निकलेगा, देयर इज नो अदर फॉर्मूला। अगर डेविएशन का कोई और वेरिएशन है आपके पास में, कोई और वर्जन है स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन भी हो सकता है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा।
तो जो आप मेथड यूज कर रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका यही फॉर्मूला है। इससे क्वेश्चन नहीं करना कि ये ऐसे ही क्यों कर रहे हैं। उन्होंने से 100 तरीके निकाले डेविएशन करने के, पर हमें लगा कि ये तरीका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे अच्छा है, तो हमने पिक कर लिया। तो जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का तरीका पिक किया तो ये फॉर्मूला भी पिक हो गया उसके साथ में। तो इसलिए हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि नहीं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन तो मैंने बोला, मतलब मैं बताते हुए बताता हूँ ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन फ्लक्चुएशन मेजर करता है, तो फिर ऐसे ही क्यों करते हैं? तो ऐसे ही नहीं करते भाई, और भी तरीके हैं, हम ये यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। अब आपके पास में स्टॉक प्राइसेस है, ठीक है, स्टॉक प्राइस, मंथली क्लोजिंग प्राइसेस अवेलेबल है। तो आप एनालिसिस जो है वो स्टॉक प्राइस पे भी कर सकते हो, या उस स्टॉक प्राइस से पहले रिटर्न निकाल लो और उस पे भी कर सकते हो। मतलब आप स्टॉक प्राइसेस डायरेक्टली उठा लो, उस पे एनालिसिस कर लो, वो भी चलेगा। आप उससे रिटर्न जनरेट कर लो, रिटर्न्स कैलकुलेट कर लो, मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं, वो भी चलेगा। हमें स्टॉक प्राइसेस का एज सच एनालिसिस करके हमारे करिकुलम के हिसाब से बहुत फायदा है नहीं। आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और वो सब निकाल के कोई फायदा है नहीं ना, क्या कर लोगे उसका। ठीक है, तो हम फोकस करते हैं रिटर्न के कैलकुलेशंस के ऊपर, रिटर्न का मीन, रिटर्न का स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टॉक का रिटर्न, मार्केट का रिटर्न, उनका कोवेरियंस, उनका कोरिलेशन, उनका बीटा। तो हमारा एनालिसिस इस डोमेन में चलता है। हम स्टॉक्स के ऊपर फोकस, स्टॉक प्राइसेस के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, रिटर्न का फॉर्मूला सिंपल है, रिटर्न का फॉर्मूला एकदम ही सिंपल है। आपने कल एक स्टॉक लिया था 100 रुपए में, आज उसकी कीमत हो गई 110 रुपए, तो आपने एक दिन में उसके ऊपर कितना कमा लिया? 10%। तो क्या फॉर्मूला बना? PT मतलब आज की प्राइस, PT-1 मतलब कल की प्राइस। अब यहां पे T-1 मैंने कल की प्राइस ले ली, तो T-1 अगर आपके पास में मंथली डेटा है तो आप क्या बोलोगे? PT-1 पिछले महीने की प्राइस। तो इस महीने की प्राइस, पिछले महीने की प्राइस। आपके पास में डेली डेटा है तो इस दिन की प्राइस, पिछले दिन की प्राइस, लाइक दैट। अगर मान लो आपके पास में साल का डेटा है तो इस साल की प्राइस, पिछले साल की प्राइस, वैसे भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय PT-1। इसको और एक तरीके से बोला जा सकता है, मैंने कितना इन्वेस्ट किया और मुझे ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो कि 10 आता है यहां पे, मुझे कितना रिटर्न मिला। तो मेरे ये हो गया रिटर्न और उसके ऊपर मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, सिंपल। तो ये हो गया 10%। इस तरीके से हम लोग रिटर्न निकालेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले रिटर्न निकालने की प्रोसेस। हम लोग यूज करेंगे TCS के डेटा को। इस चार्ट का हमें अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूं, और ये जो थोड़ा मैंने रंगाई यहाँ पे की थी उसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने शुरू कैसे किया? मैंने डेटा को उठा लिया। डेटा आप, अगर आप याहू फाइनेंस, investing.com ये सब पे जाते हो आपको डेटा मिल जाएगा। डेटा कॉपी पेस्ट कर लो एंड आपके पास में डिटेल्स आ जाएगी। जस्ट सॉर्ट कर लो डेटा को। तो आपके पास में ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ऐसा डेटा होना चाहिए, तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, सो दैट जब आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो रिटर्न आपका सही आ जाएगा। अब यहां पे देखते हैं, सबसे पहले यहां पे वॉल्यूम दिया हुआ है, मुझे वॉल्यूम का कोई काम है नहीं, तो कंट्रोल स्पेस दबाया मैंने और कंट्रोल माइनस दबा लिया, तो वॉल्यूम खत्म हो गया। क्या किया मैंने? यहां पे आया, कहीं पे भी जाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी रहो इस पर्टिकुलर कॉलम में, मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया, पूरा सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल माइनस दबाया, ये हट गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, मान लो किसी को अगर नहीं पता तो उसके काम करेगा। इसमें एक और ऐड कर देते हैं, ब्लैंक सेल, ब्लैंक कॉलम ऐड कर देते हैं, और यहां पे अब हम निकालेंगे रिटर्न। अब ये मेरे पास में है अगस्त का डेटा। अब इसके पिछला डेटा, इसके पहले वाला डेटा मेरे पास है नहीं, तो मैं इस पे इसका इस महीने का रिटर्न नहीं निकाल सकता, तो मुझे यहां से शुरू करना पड़ेगा। तो मैं कैसे शुरू करूंगा? आज की प्राइस माइनस कल की प्राइस डिवाइडेड बाय कल की प्राइस, या इस महीने की प्राइस माइनस पिछले महीने की प्राइस डिवाइडेड बाय पिछले महीने की प्राइस। ठीक है, तो ये आंसर थोड़ा गलत दिख रहा है। क्यों गलत दिख रहा है? तो आपको सबसे पहले यहां पे ब्रैकेट्स डालने चाहिए थे, जो कि मैंने नहीं डाले। ठीक है, तो ये आ गया आपका डेटा। अगर मैं इसको प्रॉपर फुल डेसिमल फॉर्मेट में लिखता हूं तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आ रही है। दिखा आपको? 10.42 10.42। इसको मैं परसेंटेज में लिख देता हूं विद डेसिमल्स। देखो 10.42। तो ये क्या है, जब मैंने कॉपी किया था डेटा तो ऑलरेडी मुझे डेटा मिल गया था कि क्या चेंज आ रहा है उस हिसाब से।
तो यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये आपके करेक्शन के हिसाब मतलब टैली करने के हिसाब से एकदम सही है कि आप चेक भी कर लो साथ साथ में। अब मुझे यही फॉर्मूला आखिर तक के कॉपी करना है, तो मैंने साइड में आया, मैं कंट्रोल डाउन दबा दिया, ऊपर गया कंट्रोल शिफ्ट अप दबा के और सीधा डेटा कॉपी कर लिया। तो आखिर तक के आप देख सकते हो सब कुछ वैल्यूज आपको सेम मिलेगी। तो हमने हमारा कैलकुलेशन कर लिया, तो हमें इस कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बराबर है। तो ये आ गया हमारा रिटर्न जिसके ऊपर हमारा एनालिसिस चलने वाला है, ठीक। और हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, मतलब इस तरीके से। आई होप एवरीथिंग इज विजिबल। और हमारा एनालिसिस चलेगा रिटर्न्स के ऊपर, और हम इसको बोल देते हैं एक्स, ठीक है। तो हमारा वेरिएबल क्या बन गया, एक्स, और एक्स में क्या डेटा डला हुआ है, रिटर्न्स का डेटा। गॉट इट। चल, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि मीन कैसे निकालना है, मीन एंड देन वेरिएंस एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक चीज समझ लो कि एक्सेल में तो सारे बिल्कुल रेडीमेड फॉर्मूलाज अवेलेबल है जिससे आप निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एवरेज दबाया और मैंने एवरेज सिलेक्ट कर लिया, तो ये आ गया मेरा एवरेज। अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो मैंने वेरिएंस var.s सिलेक्ट कर लिया। s स्टैंड्स फॉर सैंपल, क्योंकि ये पूरा डेटा नहीं है। तो अगर पूरा डेटा होता तो आप var.p लेते, पॉपुलेशन का डेटा। यहां पे मेरे पास में 24 मंथ्स का ही डेटा है, तो मैं सैंपल का डेटा लेके चलूंगा। ये आ गया मेरा वेरिएंस ऑफ व्हाट, सैंपल, इस रिटर्न का x का, और इसी को मैं फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेता हूं। तो फॉर्मूला है stdev, सो स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्ट फॉर्म stdev। टैब दबाया मैंने, फिर यहीं पे आया एंड फिर मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये हो गया सैंपल का डेटा। इसको मैं पूरा कैलकुलेशन भी बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसी को पॉपुलेशन का डेटा मानता तो पॉपुलेशन का डेटा मीन जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। पॉपुलेशन में सिर्फ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क आता है। तो आपके रेफरेंस के लिए एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूं कि वो दिखेगा कैसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन एंड देन वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। अरे भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। अगर मैं आखिरी वाला जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे परसेंटेज में लिखा जा सकता है, अगर मैं उसको परसेंटेज में कोट करूं, लिखूं, तो ऐसे दिखेगा। ये हमेशा क्लोज होगा, हमेशा ही क्लोज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन का वेरिएंस कुछ अलग आ जाएगा और सैंपल का कुछ अलग आ जाएगा। इसके पीछे रीजंस है, वो भी समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखो 7.02 ऑन 6.87, तो ये चेंज आता है फॉर्मूला में, छोटा सा ट्रिक है उसकी वजह से। तो ये फॉर्मूला का जो ट्रिक है वो आप समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको एग्जाम में निकालना यही है, अनलेस आईसीएस स्पेसिफिकली बोल दे कि आपको पॉपुलेशन का डेटा मान के करना है, ठीक है। चलो, तो हम लोग अब फॉर्मूला देखना शुरू करते हैं। पहले एक बार फॉर्मूला देख लेंगे एंड देन उसके बाद में वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट कि करना होता तो कैसे करते हैं। सबसे पहले है मीन। मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स, मतलब वैल्यूज जितनी भी एक्स में है उनका समेशन। तो ये सब की हमने टोटल कर ली, ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन सब की हमने टोटल कर ली है एंड उसको डिवाइड किया टोटल जितना भी नंबर है उसमें। मतलब यहां पे हमारे पास में 24 हमने मंथ्स लिए थे, एक महीना हमारे काम का नहीं रहा क्योंकि उसके पिछले महीने का डेटा नहीं था तो रिटर्न नहीं निकाल पाए, तो हमने क्या किया 23 मंथ्स ले लिए। तो सब जो समेशन ऑफ एक्स है, तो हमने समेशन ऑफ एक्स ले लिया, डिवाइडेड बाय हमने यहां पे किया है 23, क्योंकि हमारे पास में 23 मंथ्स का डेटा अवेलेबल है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, 23 मंथ्स का एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न कितना आ रहा है, पॉजिटिव रिटर्न है 1.85%, विच इज गुड न्यूज। अब हम यहां पे देखेंगे वेरिएंस कैसे निकलता है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला है ध्यान से देखो, बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है, जब समझ जाए, मतलब जब करके दिखाऊंगा तो एकदम ही आसान लगेगा आपको। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1, अगर आप डेटा को सैंपल डेटा मानते हो तो, ठीक है। मतलब ये मैंने पूरा डेटा नहीं लिया, मान लो टीसीएस जब से खुला आज तक का डेटा अगर आपने ले लिया तो वो गया पॉपुलेशन डेटा। यहां पे हमने
लिमिटेड टाइम का लिया हुआ है, तो वो हो गया सैंपल डेटा। अगर मान लो यही पॉपुलेशन का होता तो क्या फर्क पड़ता? तो फॉर्मूला लगभग सेम है, बस एक फर्क आता है, x माइनस एक्स बार स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n। हो गया, खत्म, इतना ही है। तो सैंपल में n माइनस वन आता है और पॉपुलेशन में n आता है। अगर मुझे इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए, जैसे मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन डिस्कस करना है हमें, राइट, सो वेरिएंस दे दिया और फिर स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकालना है, तो अगर यही स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना होता, मान लो ये पॉपुलेशन, ये सैंपल का है और ये पॉपुलेशन का है, तो कुछ भी नहीं करना, वेरिएंस को अंडर रूट कर लेना है, अंडर रूट कर लेना है, हो गया। तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वेरिएंस का जो आपका वेरिएंस होता है उसका अंडर रूट जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से अगर वो पॉपुलेशन के लिए है तो, और सैंपल के लिए तो एस डी से, ठीक है। आप सिग्मा भी यूज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना चलता है अपनी एग्जाम में। और वेरिएंस को कैसे डिनोट करते हैं तो याद है, वेरिएंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होगा? वेरिएंस। तो वेरिएंस ऐसे डिनोट किया जाता है, इसे कहते हैं सिग्मा स्क्वायर। ये हो गया आपका सिंबल सिग्मा एंड ये स्क्वायर, तो ये हो गया वेरिएंस। अगर आप सिर्फ सिग्मा रखते हैं तो वो हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये है सारे फॉर्मूलाज। फॉर्मूला को एग्जीक्यूट कैसे करना, जब आप फॉर्मूला को समझते हो तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो पढ़ना कैसे फॉर्मूला को, सबसे न्यूक्लियर टर्म ढूंढ लो इसमें, सबसे सॉर्टेड टर्म। तो सॉर्टेड टर्म कौन सी है? तो x माइनस एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हुए चलना है। देखो x माइनस एक्स बार क्या है? ये है मीन, मीन का ही नाम होता है एक्स बार। तो अगर आपको एवरेज, मीन, एक्स बार, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। एक्स बार का मतलब एक्स का मीन, वाई बार का मतलब वाई का मीन, उस तरीके से। तो आपने एक्स को पकड़ा मतलब ये वैल्यू को पकड़ा, इसमें से माइनस किया एक्स बार को मतलब इसकी एवरेज को, और फिर उसको स्क्वायर कर दिया, और फिर स्क्वायर करने के बाद में सबका सम कर लिया, और सम करने के बाद में डिवाइड किया n माइनस वन से। तो क्योंकि हमें इसका काम नहीं है तो हम सिर्फ इसी को रखेंगे, ठीक है। चलो एक एक करना के देखना शुरू करते हैं। सो यहां पे स्टेप वन क्या होती है, जब आपके पास में एक बार रिटर्न का डेटा प्रोवाइड हो गया है तो आप स्टेप वन में सबसे पहले तो एवरेज निकालोगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले सम कर लेना है आपको, और सम करने के बाद में उसको टोटल नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहां पे एक बार देख लेते हैं, यहां पे हम लोग मीन निकाल लेते हैं, यहां पे निकालने के बजाय ऊपर में निकाल लेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं यहां पे, और यहां पे हम लोग निकालेंगे मीन, मीन का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मैं मैन्युअली करके बता देता हूं एक बार। तो हम सबसे पहले तो निकालेंगे सम ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। तो सम ऑफ रिटर्न्स तो आपको आता है, कैलकुलेटर पकड़ो, एक एक को टोटल करो, वो एग्जाम में करना है। यहां पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि रिटर्न पकड़ा, सबकी टोटल लगा लिया आपने, और ये पता है हमें कि ये टोटल जो काउंट है इसका वो है 23, राइट। तो मैंने सिंपली क्या किया, ये जो 42 है इसको डिवाइड कर लिया 23 से, तो जो भी आंसर आया, अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखता हूं और डेसिमल शो करता तो 1.85, देखो 1.85। तो मैंने पहले सम किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो मेरा रिजल्ट निकल गया, ठीक है। तो इसको रख सकते हैं, रख भी नहीं सकते, मतलब जो भी करना है आपको, अगर हटाना है तो हटा सकते हो, ठीक है। अगर हटा दोगे तो आपकी वैल्यूज ये जो है ना ये खराब हो जाएगा, ये काम में नहीं आएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं वाइट कर देता हूँ, या उसको बहुत डल कलर का कर देते हैं, सो दैट हमें पता रहे, पर वो बीच बीच में हमें छेड़े नहीं, है ना। यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर को हटा दे सबसे पहले। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, तो हमें निकालना है x माइनस एक्स बार, ठीक है। x माइनस एक्स बार को निकालना है, x दिया हुआ है, x माइनस एक्स बार को निकालना है, ठीक। इसे कहते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब मीन से x की वैल्यू कितनी डेविएट कर रही है, सिंपल। तो मीन और x की वैल्यू का डिफरेंस। तो आपके पास में मीन है, आपके पास में x की वैल्यू है, तो आपको डिफरेंस निकालते जाना है। कैसे करोगे अभी इसका, तो आपको x लेना है, हमेशा याद रखना x पहले आएगा, x बार बाद में आएगा, गलत कर दिए तो गया, ठीक है। और ये आपने सिलेक्ट कर लिया, तो आपका ये पहला डेविएशन आ गया, मीन डेविएशन आ गया, ठीक है।
मीन डेविएशन। चलो अब यही फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर लेंगे, लेकिन अगर हमने ऐसे ही ड्रैग कर ले तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है एक्सेल में जैसे मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो ये नीचे खिंचते जाएगा, ये वाला सेल भी नीचे जाएगा, ये वाला सेल भी नीचे जाएगा। मुझे ये इंश्योर करना है कि ये वाला लॉक्ड हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको जो G3 है G3 को लॉक कर दूंगा, सिलेक्ट कर लेना है, F4 दबा देना है, एंटर कर देना है, तो वो सेल लॉक हो गया। ठीक है, फिर कंट्रोल अप एंड डाउन किया मैंने, कंट्रोल डी किया मैंने, तो मेरे पास में सारे जो वैल्यूज हैं, सारे मीन डेविएशंस आ गए। अब आप सिलेक्ट करके देखो, ये देखो दिस माइनस दिस, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, दिस माइनस दिस, आप इसको सिलेक्ट करते हो, दिस माइनस दिस, तो हमारे पास में एकदम प्रॉपर मीन डेविएशन बन गया। अब एग्जाम में करना है तो क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं करोगे, वो मजदूर वाले काम करना है आपको एग्जाम में। हर बार आप लोगे कि कैलकुलेटर उठाया, ऐसे करोगे आप, कैलकुलेटर उठाया, ओके 10 माइनस 10.42 माइनस 1.85, आंसर आया 8.57, तो लिखोगे 8.57, फिर आगे जाओगे, सो क्या है 6.96 माइनस 1.85, क्या आंसर आया 5.11। तो ये आप मैन्युअली करोगे, मैंने एक्सेल का यूज कर लिया टाइम बचाने के लिए। ठीक, कुछ भी नहीं, आपको डिफरेंस निकालते जाना है, हर बार एक्स को मीन से माइनस करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो ये आ गया आपका मीन डेविएशन। हमारा ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में, इसका जो अंदर वाला पार्ट है वो क्लियर हो गया। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार मिल गया मुझे, और यहां पे समेशन है, तो इसको डायरेक्टली सम नहीं कर सकते, उसका रीजन समझो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है मीन डेविएशन, क्योंकि ये मीडियम वैल्यू जो मीन वैल्यू है उसके ऊपर नीचे जो पूरा डिस्टेंस है उसको कवर कर लेता है। ठीक है, तो इसको अगर आप टोटल करने जाओगे तो हमेशा ही आंसर जीरो आएगा, हमेशा ही। इसकी टोटल करोगे मीन डेविएशन की, इसका एक और एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं, सो दैट आपको अच्छे से समझे। मान लो ये आपका डेटा, अब डेटा में दो ही पॉइंट्स है, मान लो एक पॉइंट है 10 और दूसरा पॉइंट है 0, तो इसका एवरेज क्या बना, 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 5, तो एवरेज बन गया 5। हमने मीन डेविएशन निकालते वक्त क्या किया हुआ है, फॉर्मूला यूज किया x माइनस एक्स बार बराबर है, तो ये हो गया x बार, ये है x, ये है x। तो पहला हमने जब यहां से यहां डेविएशन निकाला तो x माइनस एक्स बार, तो इसका आंसर कितना आया 5। यहां पे फिर से x माइनस एक्स बार, 0 माइनस एक्स बार 5 है, तो आंसर आया -5। ये है आपका मीन डेविएशन, कौन सा, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो यहां पे दो ही मीन डेविएशन आएंगे क्योंकि हमने दो ही वैल्यू का अज्यूम किया। इसकी टोटल लगा लो तो ये 0 आएगी। ये हमेशा ही ऐसे होगा। अगर आपके पास में मान लो बहुत बड़ा डेटा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ये ऐसा ऐसा करके, और ये पूरा, ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास में। ठीक है, आपने मीन निकाला, आप x माइनस एक्स बार करते जाओगे। ठीक है, कभी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, कभी निगेटिव रिजल्ट आएगा, और ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके ना ये इसको 0 कर देते हैं आंसर को। तो मीन डेविएशन का समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0 फॉर हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, मतलब अगर ऐतिहासिक डेटा, ऐतिहासिक नहीं मतलब आपने ओल्ड डेटा लिया हुआ है, एग्जिस्टिंग डेटा लिया हुआ है, तो उसमें आपको यही इंफॉर्मेशन हमेशा ही होगा। जब स्टैटिस्टिशियंस को ये पहचान में आया ना कि ये ऐसा हो रहा है, तो इनको एक चीज लगी कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया ना, आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब जिसका सम 0 आ गया उसके साथ में क्या कैलकुलेशन कर पाओगे आप, तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक तरीका निकाला। तरीका क्या है ये, आप x माइनस एक्स बार को स्क्वायर कर लो। देखो हमारा आंसर 0 क्यों आ रहा था, बोलो हमारा आंसर 0 क्यों आ रहा था। हमारा आंसर ये सम, मीन डेविएशन का सम करने के बाद में 0 इसलिए आ रहा था कि कुछ वैल्यूज प्लस में थी और उतना ही मैग्नीट्यूड टोटल मिला के माइनस में भी था। तो यहां पे देखो ये 8.5, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, तो ये सारे प्लस माइनस मिल के 0 हो जा रहे। तो इसको हटाने का तरीका क्या हो सकता है, तो हटाने का तरीका ये निकाला कि भैया सबको पकड़ो और स्क्वायर कर लो। क्या किया, सबको पकड़ा और स्क्वायर कर लिया। मतलब इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, सोचो
प्लस तो प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस वाले प्लस रह गए और जो माइनस वाले थे वो सारे भी प्लस बन गए। यही एक रीजन है स्क्वायर क्यों किया जाता है इसका। इसको पकड़ो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और लिखते वक्त थोड़ा सा छोटा लिखो, इतना बड़ा बड़ा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में। इसी तरीके से हमें सबको स्क्वायर कर लेना है और ये हमने किया सबको स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर करने के बाद में आंसर क्या आता है, व्हाट इज द आंसर, पॉजिटिव ओनली, माइनस माइनस प्लस, ठीक। अरे यार हाँ, चलो तो यहां पे हो गया। तो ये क्या हुआ, x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। और अच्छे से अगर लिखना है, थोड़ा सा दिखने में भी ढंग का दिखे, तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, x माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये होता है स्क्वायर्ड मीन डेविएशन, स्क्वायर्ड एमडी। क्यों भैया, मीन डेविएशन था, मीन से डेविएशन जो निकाला था वो, उसको आपने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर्ड मीन डेविएशन, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हमारी अगली स्टेप क्या, इसी फॉर्मूला में समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो हमारे पास में x माइनस एक्स बार स्क्वायर आ गया है, तो समेशन, समेशन का मतलब x माइनस एक्स बार को पकड़ो, जितनी वैल्यूज है सबकी सम कर डालो, पकड़ो सम कर डालो, सिंपल। तो चलो कर डालेंगे, है ना, हमें कौन सा दिक्कत है, हम भी तो सम ही करने के लिए बैठे ना यहाँ पे, राइट। चलो इसको थोड़ा सा पकड़ के मैं इधर सरका देता हूँ, तू भी आ रे भाई, और छोटा भी कर देते हैं इसको, ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल, राइट। चलो ये आपके जो रेडीमेड आंसर्स है इनको शिफ्ट करके यहां पे पटक देंगे। और अब हमें क्या चाहिए, अब हमें निकालना है वेरिएंस। सो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, सम ऑफ एस एम स्क्वायर्ड मीन डेविएशन, राइट, जो कि है ये टर्म समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर, राइट। चलो तो कुछ भी नहीं करना है, इसको सम करना है, इसको पकड़ा और सम कर लिया, ये आ गया। n कितना है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, 23। लेकिन याद रखना हमें क्या लेना है, n माइनस 1, क्योंकि हम सैंपल डेटा मान के चल रहे हैं। तो हमारे पास में टोटल है 22। तो यहां पे मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बना, बोलो कितना बना, कुछ भी नहीं, गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, है ना। ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बना, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और एक जगह चाहिए, वेरिएंस। वेरिएंस कितना बना, तो सम ऑफ एसएमडी, मतलब जितने भी ये वाली जो वैल्यूज थी ये, ठीक है, उसका सम डिवाइडेड बाय n माइनस 1। n माइनस 1 है मेरे पास में, दैट इज 49.49%। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, इसी को पकड़ा और उसका स्क्वायर रूट कर लिया। तो SQRT मतलब स्क्वायर रूट होता है, इसको पकड़ा स्क्वायर रूट कर लिया, इसको परसेंटेज में लिख लेते हैं, ये हो गया परसेंटेज में, थोड़ा डेसिमल के साथ में दिखा देते हैं, 7.02, 7.02, देखो दिखा, एग्जैक्टली सेम वैल्यू। मतलब गजब गजब का मैजिक है ना। कहाँ गया, कहाँ गया, ये भी रेड, और कहाँ गया हमारा, ये देखो आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। तो एग्जैक्टली सेम आंसर निकाला हमने, कैसे निकाला, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या निकाला है हमने, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे अगर हम लोग डैशबोर्ड पे जाए तो वन वेरिएबल में जितने भी हमारे एनालिसिस के लिए रिक्वायरमेंट थी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक मिनट, वन वेरिएबल में क्या क्या रिक्वायरमेंट थी हमारी, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो हमने देख लिया। एक बार मैं फटाक से रिवाइज करा, तो इसको क्या क्या किया हुआ है हमने प्राइस ली, प्राइस से हमने रिटर्न निकाल लिया।
रिटर्न निकाला, फिर हमें निकालना था x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, तो हमने कुछ भी नहीं, मीन निकल गया था हमारा, मीन पकड़ा, सबसे पहले मीन निकाल लिया, ठीक है। सो सबकी टोटल लगा ली, डिवाइड बाय n कर लिया, मीन आ गया। मीन आते बराबर उसमें हमने फिर x माइनस एक्स बार निकाला, जिसको हमने मीन डेविएशन बोला। मीन डेविएशन का कोई काम नहीं होता है, बीच का प्रोसेस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बीच का प्रोसेस है वो। तो हमने कुछ भी नहीं, मीन डेविएशन निकाला, पूरे मीन डेविएशन निकाल ले पूरे x के लिए, फिर उसको हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि उसकी सम करते तो जीरो आता था, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे विद दैट जीरो। जीरो को आगे लेके क्या करोगे, वो तो सबको जीरो करते हुए जाएगा ना। तो हमने उसका स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने से क्या हुआ, प्लस प्लस रह गया, माइनस भी प्लस हो गया। दिमाग में ऐसे सेट करना, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया हमने x लिया, उसका x बार निकाला, x माइनस एक्स बार, ठीक। अब हमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। क्यों? क्योंकि x माइनस एक्स बार का जो टोटल है वो जीरो हो जाता है, तो हमें वो काम में नहीं आता, इसलिए हमें स्क्वायर करना है। तो हमने स्क्वायर कर लिया और हमने फिर उसका टोटल किया और डिवाइड किया n माइनस वन से, तो हमें मिला वेरिएंस। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मिला, हमें मिला वेरिएंस। और फिर हमने उसको जब अंडर रूट किया तब हमें मिला स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरीके से याद रखना है, ठीक। चलो, वैसे ही अब हम सेंसेक्स का डेटा पकड़ेंगे और मैं फटाफट पूरे कैलकुलेशंस कर लूंगा, आप देखते जाओ। अल्ट सॉल्ट फिल्टर, यही आपको पेन एंड पेपर से करना होता, तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कैसे करते हैं आप, एक 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 कैलकुलेट करते, सबकी टोटल लगाते, भाई कैलकुलेटर पकड़ो, गजब गजब लोग रहते कैलकुलेटर चलाने में, है ना। सो मान लो ये मिल गया आपको, तो सबकी टोटल लगा लिए, फिर टोटल लगाया, डिवाइड बाय 22 किए, और 22 करने के बाद में आंसर आया, वो आंसर को लिखा वेरिएंस में, फिर अंडर रूट का बटन दबाया, आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। सो कैलकुलेटर पे भी आसान है, बस वो लेबोरियस हो जाता है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है। और रियल लाइफ में भी आप कभी कैलकुलेटर नहीं यूज़ करने वाले इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। चलो, हम सेम चीज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे हमारे इस डेटा के लिए। किस डेटा के लिए? सेंसेक्स के डेटा के लिए, ठीक है। मुझे वॉल्यूम का कोई काम नहीं है, मुझे चेंज का भी कोई काम नहीं, क्योंकि चेंज तो हम निकाल लेंगे, है ना। रिटर्न बोलेंगे हम इसको, रिटर्न। और ये हो गया मेरा वाई डेटा, ठीक है। एक्स क्या था? टीसीएस का डेटा। वाई क्या है मेरा? सेंसेक्स का डेटा। पकड़ो, पिछला वाला प्राइस गलत हो गया, आज का प्राइस माइनस पिछला वाला प्राइस डिवाइडेड बाय पिछला वाला प्राइस, आंसर निकल गया, ठीक। उठ पटांग इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट में जनरली मेरी आदत है, मैं बाद में लगाता हूँ। तो ये निगेटिव रिटर्न दिख ही रहा है ना, कि अगस्त में अगस्त 2020 में 38,628 था, और सितंबर में कितना आ गया? 38,067, राइट। अब यही फॉर्मूला को नीचे खींच लेना है, कंट्रोल डी सिलेक्ट करके, तो ये पूरा फॉर्मूला कॉपी हो गया, ठीक है। तो हमें आ गया, हमारे पास में आ गया रिटर्न। हमें किससे ऑपरेट करना है, किस चीज़ से ऑपरेट करना है? रिटर्न से। एक बार आपको अगर वो चार्ट इसमें भी दिखा दिया था ना, मैंने दिखा दिया था, इसका भी चार्ट देख लो, ठीक है। चार्ट दिख रहा है आपको बराबर? चलो ठीक। अब यहाँ पे आते हैं रिटर्न, ये बन गया आपका रिटर्न, और इस पे हमें फिर वही करना है। पहले तो हम लोग निकालेंगे मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो मैं फटाफट करते हुए चलूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल देते हैं? मीन निकाल देते। कैसे निकाल देते? सम किसका सम कर रहे हैं? ये पूरे डेटा का, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय कितने हैं टोटल मंथ्स? 23। तो ये आ गया आपका सम। लिखते वक्त परसेंटेज में आएगा विथ 2 डेसिमल्स के साथ में। एक बार चेक कर लेते कि जो हमने कैलकुलेशन किया है वो सेम किया है या सही किया है या नहीं। ये हो गया, एवरेज को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल डाउन, ये आ गया, देखो एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फंक्शन लेके कर लिया। ये वाला जो है ये डायरेक्ट फंक्शन से, एक्सेल के फंक्शन से, ये हमने मैन्युअली किया, सम किया फिर डिवाइड किया 23 से, एग्जैक्टली सेम आंसर आता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है y माइनस वाई बार। क्या होगा ये? मीन डेविएशन ऑफ व्हाट? मीन डेविएशन ऑफ y। कैसे निकलेगा? y की वैल्यू माइनस y बार की वैल्यू, और y बार की वैल्यू को F4 दबा के मैंने लॉक कर दिया, क्योंकि y बार की वैल्यू हिलनी नहीं चाहिए। देखो, अगर मान लो आप नए हो अगर एक्सेल में, तो होता क्या है अगर मैं उसकी वैल्यू को लॉक नहीं करूं तो, ठीक, दिस माइनस दिस। चलो, मैंने लॉक नहीं किया। अब मैं नीचे जाके पूरे फॉर्मूलाज को कॉपी कर लेता हूँ। गलत हो गया सब। क्यों गलत हुआ? देखो, इस पर्टिकुलर वैल्यू को देखते हैं।
क्या किया इसने, इसको पकड़ा और ये देखो खाली सेल को उठा लिया, राइट। तो मुझे तो यही चाहिए था ना, तो मुझे लॉक करना पड़ेगा। एक्सेल में जैसे जैसे नीचे जाते हो तो वो पूरे फॉर्मूलाज को, पूरे सेल रेफरेंसेस को नीचे खींचता है। तो हम इसको लॉक करते हुए चलेंगे, हटा दो इसको, पकड़ो माइनस, ऊपर जाओ, F4 की बटन दबाओ, लॉक हो गया सेल, नीचे जाओ, अब कितना सेलेक्ट हो गया, ऊपर आओ, कंट्रोल डी दबाओ, आंसर आ गया। ये आ गया मीन डेविएशन। याद है मैंने कहा था मीन डेविएशन का सम हमेशा ही जीरो होता है। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, भरोसा ही नहीं है मेरे पे, देखो जीरो, कुछ भी कर लो जीरो ही आएगा, क्योंकि भाई पॉजिटिव निगेटिव बीच में से लाइन जा रही है, वो जो गैप है एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में निगेटिव, दोनों को मिला के मतलब वो जीरो कर देता है। तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ता है, तो y माइनस y बार का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाइड बाय, अरे गलत हो गया, मल्टीप्लाइड बाय सेम वही, ठीक। थोड़ा उटपटांग दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी उसका कुछ करना है नहीं हमें, है ना। थोड़ा उटपटांग दिखे भी तो भी कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको परसेंटेज में नहीं दिखाते हुए जनरल दिखा देते तो थोड़ा तमीज़ से दिखेगा वो, ठीक है। चलो अब नीचे जाते हैं, बाजू में आए, कंट्रोल डी दबाया, पूरे आंसर्स मिल गए, ठीक है, सबके स्क्वायर हो गए यहाँ पे, तो एकदम तरीके से स्क्वायर, राइट। याद करो फॉर्मूला क्या था, बोलो बोलो, फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर। तो y माइनस वाई बार स्क्वायर आ गया, उसका समेशन कर लेना है, तो इसका सम निकाल लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर, तो सम आप अपने कैलकुलेटर से कर सकते हो, मेरे को बड़ा आलस आ रहा है तो मैं सीधा एक्सेल लगाया और ये आ गया मेरा सम, ठीक है, सम मिल गया मुझे। अब मैं आगे क्या करूंगा आगे क्या करूंगा, आगे कुछ भी नहीं, n मुझे पता है, राइट। तो क्योंकि n मुझे पता है, एक सेकेंड रुको, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, हाँ n मुझे पता है, व्हाट इज n, n इज 23, मुझे चाहिए n माइनस वन, तो 22, तो मैंने पकड़ा 22 और इसका आंसर निकाल लिया। तो एक बार देख लेते हैं भैया सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वेरिएंस ऑफ दिस डेटा सिलेक्ट किया और ये रहा आंसर आपके सामने, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो भाई डेसिमल नहीं कवर हो रहे, बाकी एग्जैक्टली सेम है। और अब वेरिएंस का अंडर रूट करते हैं, तो क्या आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये यहाँ पे डेसिमल में लिखा हुआ है तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं विद 2 डेसिमल्स। हमेशा याद रखना वेरिएंस को परसेंटेज में दिखाना है, सही तरीका नहीं है। आईसीआई दिखाता है बहुत जगह पे, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने सारे परसेंटेज को स्क्वायर किया था ना, तो परसेंटेज को जब स्क्वायर करते हो तो वो परसेंटेज का मतलब क्या, 4% का मतलब क्या था, 4 डिवाइडेड बाय 100। तो अगर आपने 4% को स्क्वायर कर दिया तो क्या हुआ, 4 का भी स्क्वायर होगा, 100 का भी स्क्वायर होगा, तो डिवाइड बाय 1000 हो गया। डिवाइड बाय 1000 को तो परसेंटेज नहीं बोलेंगे ना, तो इस रीजन से वेरिएंस को स्क्वायर बोलना, मतलब वेरिएंस को इन परसेंटेज दिखाना गलत होता है, बट आईसीआई करता है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है उतना, ठीक है। चलो तो ये आ गया आपका सारा कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख लिया आपने इसमें भी, ठीक है। चलो तो मैं सारी कैलकुलेशंस को है ना अभी एक बार के लिए आपको समझ में आ गया है, सो हम इसको हटा देते हैं, गलत हो गया था, मीन भी हट गया था, राइट। चलो तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें काम है बाइवेरिएट एनालिसिस करने का। काम मतलब बाइवेरिएट क्या होता है, दो वेरिएबल का एनालिसिस करना है सिंपली, एक्स और वाई। तो मतलब हमें अभी देखना है कि ये जो एक्स है और ये जो वाई है, एक्स मतलब स्टॉक टीसीएस एंड वाई मतलब सेंसेक्स, इन दोनों का रिलेशन कैसा है। अभी तक के हमने एक पर्टिकुलर वेरिएबल की प्रॉपर्टीज देखी, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये दो जो है स्टॉक एंड मार्केट, इनका रिलेशन कैसा है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे शीट 3 में, और यहां पे लिखेंगे बाय वेरिएट। डरने की जरूरत नहीं है, बाय वेरिएट मतलब दो वेरिएबल का एनालिसिस, स्मार्टली लिखने के लिए बाय वेरिएट बोला जाता है उसको, मतलब बोलने का तरीका है वो।
कुछ भी नहीं, मैं तो क्या करूँगा, ये पूरा डेटा उठाया मैंने, इसको किया कॉपी, यहाँ पे आया, यहाँ पे किया उसको पेस्ट, कंट्रोल Z, Alt H V V, सारी वैल्यूज आ गई। ठीक, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो ये हो गया X का डेटा, वैसे ही हम लोग Y का डेटा लेके आ जाएंगे। याद रखना Alt H V V करना, क्योंकि वैल्यूज चाहिए। रिटर्न हमने कैलकुलेट किया था, अगर आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया तो वो बराबर से आंसर नहीं निकलेगा उसका। ठीक है, सो ये आ गया, ये सबको डाल देते हम लोग परसेंटेज में विथ 2 डेसिमल्स में। ठीक है, सिलेक्ट किया मैंने, माइनस किया, ये आ गया मेरे पास में डेटा एकदम ही सही वाला। ये हो गया मेरा TCS के रिटर्न्स और ये हो गया मेरे सेंसेक्स के रिटर्न्स। ठीक है, तो ये दोनों में क्या रिलेशनशिप है, पहले ये वो चेक कर लेते हैं। दोनों में क्या रिलेशनशिप है, मतलब कि क्या TCS जब बढ़ता है तो सेंसेक्स के साथ में, मतलब सॉरी गलत हो गया थोड़ा, सेंसेक्स जब बढ़ता है तो क्या TCS बढ़ता है, या सेंसेक्स जब कम होता है या TCS कम होता है। तो इस टाइप का एक रिलेशनशिप है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो हम उसके लिए एक बार स्कैटर प्लॉट ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 23 पॉइंट्स के साथ में हमें पूरा डेटा अवेलेबल है। 2348 बराबर हो गया, गलत हो गया थोड़ा सा, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंसेक्स और कोरिलेशन डेटा किसका, TCS एंड सेंसेक्स का। ये क्लियरली थोड़ा दिख रहा है, देखो ये जो नीचे नीचे है ना इसका, और चार्ट डिज़ाइन में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ अच्छा वाला डिज़ाइन अगर मिले तो। छोड़ो, सजाने में टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये टोटल 23 डेटा पॉइंट्स है। ये ऐसा क्लियरली दिख रहा है, जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है y भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, x भी बढ़ते जा रहा है y भी बढ़ते जा रहा है। तो ये जो होता है ना, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ये दिखा रहा है हमें कि कोई एक टाइप का रिलेशन तो है TCS के प्राइस में और आपके जो सेंसेक्स है उसके प्राइस में, एक रिलेशन है, एक पॉजिटिव टाइप का रिलेशन है। तो ये रिलेशन जब आप ऐसे ड्रॉ करते हो, मतलब प्लॉट ड्रॉ करते हो, तो प्लॉट से तो समझ में आ जाता है, एक मोटा मोटा अंदाजा आ जाता है। अब दिक्कत ये है कि इसको क्वांटिफाई कैसे करना है। तो हम इसको क्वांटिफाई करते हैं कोरिलेशन से, इसलिए मैंने नाम लिखा था इस चार्ट का कोरिलेशनल डेटा। ठीक है, कोरिलेशनल डेटा चार्ट। तो ये कैसे निकाले कोरिलेशन, तो कोई नहीं, अब बस वही देखना है हमें, कोरिलेशन वाला ही डेटा देखना है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देख लेते सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना होता है कोवेरियंस। कोवेरियंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब ये फॉर्मूला को एक बार मैं समझा देता हूँ। ये फॉर्मूला क्या है, आपने अभी थोड़ी देर पहले वेरिएंस को पढ़ा। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, अगर इसी के लिए करते हैं तो डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ये फॉर्मूला तो बराबर है। मैं इसी फॉर्मूला को इस तरीके से लिख सकता हूँ,
क्या किया मैंने, वो जो x माइनस एक्स बार स्क्वायर था उसको 2 बार लिखिए, x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स बार, मतलब उसका x माइनस एक्स बार स्क्वायर होता है, यही होता है ना, ठीक। तो ये था वेरिएंस। वेरिएंस मतलब जो एक वेरिएबल है उसी वेरिएबल के साथ में ही ये वेरिएंस, ठीक है। सो x का x के साथ में। अब मुझे निकालना है कोवेरिएंस, और कोवेरिएंस होता है x और y का, मतलब एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। तो ये जो चीज है वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 x एंड y, ये दोनों आपस में कैसे बटे हुए हैं, ये दोनों आपस में कैसे मूवमेंट करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है हमें कोवेरिएंस से। अगर मुझे चार्ट पे दिखाना हो तो मान लो ये है आपका बेसिक ग्राफ, और x को डिनोट करूंगा मैं रेड से और y को डिनोट करूंगा मैं ब्लैक से। ये हो गया x का मूवमेंट और ये हो गया प्राइस का मूवमेंट। मतलब दोनों x एंड y लगभग साथ में चल रहे हैं, या थोड़ा थोड़ा या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम साथ में चल रहे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट मूवमेंट दोनों का सेम है, ठीक है। तो इन दोनों का कोवेरिएंस, को मतलब दोनों का साथ में मिला के जो वेरिएंस आएगा वो ज्यादा आएगा और पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो ये जो है ये मूवमेंट एग्जैक्टली ऐसे होने लग जाए, तो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे, तो ये हो जाता है निगेटिव कोवेरिएंस, ठीक है। निगेटिव कोवेरिएंस मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये ऊपर जा रहा, ये नीचे आ रहा, ये नीचे आ रहा, वो ऊपर जा रहा। सो इसका जो रिजल्ट आता है वो निगेटिव कोवेरिएंस है। मतलब क्या हुआ, दोनों का कंबाइंड वेरिएंस इज निगेटिव। एक्स एंड वाई का दोनों का, मान लो पति पत्नी चल रहे हैं, ठीक है। अब जो मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम है वो भी बता देता हूं साथ में। मान लो पति पत्नी एक रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। अब वो दोनों साथ, दोनों की चलने की स्पीड सेम ही है। ये राइट में मुड़ा तो बीवी राइट में मुड़ी तो पति भी राइट में मुड़ा, बीवी लेफ्ट में मुड़ी तो पति भी लेफ्ट में मुड़ा, तो दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर दोनों साथ साथ में चल रहे हैं तो दोनों का कोवेरिएंस इज पॉजिटिव। मान लो पत्नी गई लेफ्ट में, पति गया राइट में, फिर पत्नी के राइट में, पति गया लेफ्ट में। अब पति किसके पीछे जा रहा है पता नहीं, लेकिन जा रहा है। तो ये जो उटपटांग मूवमेंट है ये हो गया निगेटिव मूवमेंट। जब एक ऊपर जाता है या एक राइट जाता है तो दूसरा लेफ्ट जाता है, दूसरा राइट जाता है तो तीसरा लेफ्ट जाता है, उस तरीके से लाइक अप डाउन अप डाउन। सो मूवमेंट अगर अलग होगा तो वो निगेटिव कोवेरिएंस हो गया, ठीक है। सो ये मीनिंग समझ लिया आपने और फॉर्मूला भी समझ लिया। तो ये हो गया, सॉरी ऊपर। तो ये देखो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई को करते वक्त हमने क्या किया, पहला वाला टर्म है एक्स का, यहां पे भी था एक्स का, यहां पे दूसरा जो टर्म है वो है एक्स का, लेकिन क्योंकि ये कोवेरिएंस है और मुझे देखना है कि चल कैसे रहा है ये वाई के साथ में, तो यहां पे दूसरा टर्म जो है वाई का है, बस इतना ही फर्क है। तो वेरिएंस एंड कोवेरिएंस आर सेम फॉर्मूलाज, ओनली डिफरेंस इज एक्स माइनस एक्स बार इन वेरिएंस के जगह पे कोवेरिएंस में वो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार हो जाता है। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी टू अंडरस्टैंड। अभी कोवेरिएंस का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग मतलब क्या, अच्छा मैंने अगर आपको कोवेरिएंस बता दिया कि एक पर्टिकुलर डेटा है एक्स एंड वाई, इसका कोवेरिएंस इतना है, तो इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, तो इसका जीरो मीनिंग होता है। देयर इज नो मीनिंग टू कोवेरिएंस, नो मीनिंग, याद रखना। क्यों कोई मीनिंग नहीं है, तो वो मतलब ये क्या है ना, कोवेरिएंस एक्चुअली कैलकुलेशन में एक बीच का स्टेप है, हमें पहुंचना है कोरिलेशन तक के, तो कोरिलेशन तक पहुंचने की बीच की स्टेप इज कोवेरिएंस। उसके अलावा उसका बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका आप रिपोर्ट तक नहीं करोगे कि कोवेरिएंस इतना है, आप कोरिलेशन रिपोर्ट करोगे। हम कोरिलेशन निकालने के लिए कोवेरिएंस का यूज करेंगे, ठीक है। सो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कोवेरिएंस जो है वो एक इंटरमीडिएट स्टेप है कोरिलेशन तक पहुंचने का, ओके। चलो तो हम क्या करेंगे, अब कोवेरिएंस निकालेंगे। उसके पहले हमें क्या क्या लगेगा, यहां पे डेटा समझ लो क्या क्या लगेगा, ठीक है। यह है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट में हमें लगेगा मीन और हमें लगेगा स्टैंडर्ड डेविएशन और हमें वेरिएंस भी लगेगा एक जगह पे, ठीक है। मीन अभी ये पूरा का पूरा करते नहीं बैठते, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये पकड़ा मैंने, एवरेज निकाल लिया एक्स का और
एवरेज निकाल लिया मैंने y का, x का एवरेज आ गया, y का एवरेज आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड सैंपल यहाँ पे भी डाल दिया मैंने। एक बार चेक कर लेना, कभी भी ऐसे फॉर्मूला कॉपी कर दो, इसने बराबर सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। वैसे मैं वेरिएंस भी निकाल लेता हूँ सैंपल का, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी सैंपल का वेरिएंस। चलो तो ये आ गया। और ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया है ना, तो आपको तो अभी कोई दिक्कत जाएगी नहीं ये सब में। तो यहाँ तक के जो हमने पढ़ा ये हो गया। यहाँ पे आपके पास में इसको हम लॉक कर देंगे, लॉक कर देंगे मतलब, चलो ये दिख गया आपको। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज विजिबल। और अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे हमारी स्टेप्स की ओर। तो क्या स्टेप था पहला? फॉर्मूला हमने पहले करना है कोवेरियंस। कोवेरियंस का फॉर्मूला यहां पे मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए लिख देता हूं। कोवेरियंस का फॉर्मूला है, अरे कहां गया, फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n माइनस वन। तो अब आप तो स्मार्ट बन चुके हो, है ना। आप यहाँ पे क्या निकालोगे? x माइनस एक्स बार, क्या बोला था हमने इसको? मीन डेविएशन। फिर हम y माइनस वाई बार, क्या बोला था? मीन डेविएशन, ठीक। x को पकड़ो, मीन से माइनस करो, लेकिन मुझे मीन फिक्स चाहिए, तो मैंने F4 दबा के वो सेल को लॉक कर लिया। अब मैं नीचे गया और मैंने कंट्रोल D दबा के पूरा का पूरा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लिया। चेक करके देख लो सही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हुआ है या नहीं, कभी भी चेक करके देख लेना चाहिए। बराबर हुआ है एक्स एंड ये वाला सेक्शन। अब वैसे ही ठीक वैसे ही मुझे y का कर लेना है। y के लिए मैं फॉर्मूला कॉपी और पेस्ट भी कर दूं तो भी बराबर आ जाएगा। देखो, हाँ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेल लॉक है ना। तो हम y का ले लेते हैं, F4 दबा दिया मैंने, अब आ गया बराबर। चेक कर लेते हैं, बराबर है। देखो दिखा, x का रिटर्न माइनस एक्स बार, एक्स बार। अब यही चीज करोगे आप, लेकिन पेन एंड पेपर लेके करोगे। अब आपको सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आता है यार, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। एक और चीज मैंने एक स्पेशल चीज बताई थी मीन डेविएशन के बारे में, कि इसका सम हमेशा जीरो आएगा। ये देखो सम जीरो है, इसका भी देख लो, हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। अब अगली स्टेप क्या है? मीन डेविएशन ऑफ x, दैट इज x माइनस एक्स बार। तो इसको बोल देते हैं x, नहीं इसको बोल देते सेक्शन a, इसको बोल देते सेक्शन b। तो यहां पे हम लोग करें a मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। दैट इज सिंपली दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो ये आ गया आपका आंसर। ये ऐसे थोड़े उटपटांग दिखते हैं आंसर्स, इनको परसेंटेज से हटा दो तो थोड़े ढंग के दिखने लग जाएंगे। इसको जनरल में डाल देते हैं, है ना। चलो नीचे गए, यहाँ पे आए, कंट्रोल D दबाया, ये हो गया आपका पूरा इंफॉर्मेशन कॉपी a माइनस बी। अब कुछ भी नहीं करना है, आपको निकालना है समेशन ऑफ ये वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे लोग कोवेरियंस। उसके लिए स्टेप नंबर 1, ये पूरा इसका सम निकाल लेना है। तो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ सम, ठीक है। आप थोड़ा समझ लो इसको। इसका मैंने पकड़ा, सम निकाल लिया, ये आ गया मेरे पास में सम, ठीक। और कोवेरियंस कैसे निकलेगा? तो ये वाला जो सम है इसको डिवाइड करेंगे किससे? 24 मंथ्स थे हमारे पास में, 23 का डेटा आया n माइनस वन, तो 23 से 22, n हमारे पास में 23 मंथ्स का डेटा था, माइनस वन 22, और ये आ गया मेरे पास में कोवेरियंस। क्या करें कोवेरियंस का? क्या मतलब होता है कोवेरियंस का? कोई काम का नहीं है कोवेरियंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, सबसे पहले तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमेशा 2 का निकलेगा।
कोरिलेशन कोएफिशिएंट सबसे पहले बताता क्या है ये समझ लो। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताता है कि अगर x ऊपर जा रहा है तो क्या y ऊपर जा रहा है, अगर x नीचे जा रहा है तो क्या y नीचे जा रहा है, और मतलब ये मूवमेंट बताता है, दोनों का कोरिलेशन बताता है। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला जो है, बेसिक फॉर्मूला, वो है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो आपको सिग्मा निकालना आता है, आपको सिग्मा निकालना आता है, मतलब सिग्मा एक्स निकालना आता है, सिग्मा एक्स वाई निकालना आता है, और आपको कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालना आता है। तो आप कोवेरियंस को पकड़ोगे, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ चीजें समझ लो कोरिलेशनशिप के बारे में। कोरिलेशन जो होता है वो होता है -1 से लेके +1 तक, तो इसकी ये रेंज है -1 to +1। -1 का मतलब होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशनशिप, +1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप, और हमेशा कोरिलेशन जो है वो इन बिटवीन ही रहेगा। अगर मुझे इसी को चार्ट में दिखाना होता तो मान लो ये x का डेटा है और ये y का डेटा है। डेटा अगर कुछ इस तरीके का है, थोड़े इसके स्ट्रोक्स बड़े हो जाए, डेटा अगर इस तरीके का है, ठीक है, आप क्लियरली देख पा रहे हो, देयर इज रिलेशनशिप, जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ते जा रहा है, राइट। सो दिस इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, वैसे ही एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये समझने वाले समझ गए होंगे कि नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा। ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक, तो कोरिलेशन का बस इतना ही बताना होता है कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव देखो, मैं ना यहाँ पे डायरेक्टली डेटा पॉइंट्स बनाने के बजाय मैं डायरेक्टली ऐसे लाइन बना देता हूँ। देखो रिलेशन तो ऐसे भी हो सकता है ना, कि x ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है लेकिन y उतना ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहा। ये रिलेशन पॉजिटिव ही है बट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। जैसे यहां पे मान लो ये +1 होता तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है कंपेयर टू इसके। ठीक है, तो ये मान लो ये होगा 0.45 के आसपास में। ठीक है, 0.45 तो वीक कोरिलेशन है। ऐसे भी हो सकता है जीरो कोरिलेशन, मतलब x बढ़ते ही जा रहा है, y पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वैसे ऐसे भी हो सकता है कि ये y बढ़ते जा रहा है लेकिन x के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो दिस इज जीरो कोरिलेशन। ठीक है, तो ये इसका यूज है ना, आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कर सकते हो। कैसे, अगर मान लो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाएगा और ये जो x है, मतलब मेरा जो स्टॉक है जो मैंने पिक किया हुआ एनालिसिस के लिए, वो स्टॉक का मार्केट के साथ में पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा मतलब स्टॉक भी ऊपर जाएगा, तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप का काम ये होता है। अगर मान लो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन मेरे पास जो स्टॉक है उसका निगेटिव कोरिलेशन है, मतलब स्टॉक जब ऊपर जाता है तो वो स्टॉक नीचे, मार्केट जब ऊपर जाता है तो स्टॉक नीचे जाने लग जाता है, तो निगेटिव कोरिलेशन है। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि ये निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया कोरिलेशन का मतलब, कोरिलेशन का मीनिंग, कोरिलेशन का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है वो तो देख लेंगे ऑब्वियसली। इसका एक और मीनिंग मैं बताता हूं जो आपको शायद कोई बताता नहीं होगा। कोरिलेशन का एक और मीनिंग है, एक और मतलब, ये जो कोरिलेशन है, ठीक है बोल तो दिया यार कि दोनों का पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब क्या, अगर मान लो सेंसेक्स 10% से बढ़ा और कोरिलेशन जो है ये है 0.65, एग्जाम्पल के लिए अगर मार्केट 10% से बढ़ा और कोरिलेशन है 0.65, तो जो आपका स्टॉक है वो कितने से बढ़ेगा? क्या आप ये आंसर प्रोवाइड कर सकते हो? तो आंसर है नहीं। बहुत सारे टीचर लोग इसको गलत पढ़ा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लोग गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है नहीं, आप नहीं बता सकते। एक चीज आपको समझ लेनी है, ये जो 0.65 है इसका मतलब पता है क्या है, कि जब जब मार्केट ऊपर गया
तब तब स्टॉक ऊपर गया, और जब जब मार्केट नीचे आया तब तब स्टॉक नीचे आया, लेकिन ऐसा सिर्फ 65% ऑफ द टाइम हुआ। समझ गए? मतलब 60% ऑफ द टाइम स्टॉक का और मार्केट का मूवमेंट साथ में था, साथ में था। मार्केट बढ़ा तो स्टॉक बढ़ा, मार्केट गिरा तो स्टॉक गिरा। यह है साथ में मूवमेंट होना। पर ऐसा सिर्फ 60% ऑफ द टाइम हुआ है, 65% ऑफ द टाइम हुआ है। ठीक है, यह होता है एग्जैक्टली मीनिंग कोरिलेशन का। मान लो मार्केट 10% से बढ़ा और स्टॉक जो है वो 15% से बढ़ा, तो कोरिलेशन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये स्टॉक जो है वो सिर्फ 2% से बढ़ा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोरिलेशन इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि कितने से, समझ गए, कितने से बढ़ा कितने से कम हुआ, उसको कोरिलेशन को कुछ नहीं करना है। कोरिलेशन बताता है कि भैया कितनी बार क्या हुआ। अगर आपने देखा 0.65% कोरिलेशन, इसका मतलब तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए आपको क्या, तो जितनी जितनी बार मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, तो दोनों का जो सेम मूवमेंट था वो 60% ऑफ द टाइम सेम मूवमेंट था। मतलब मार्केट नीचे गया तो नीचे, या मार्केट ऊपर गया तो ऊपर। ठीक है, इसीलिए कोरिलेशन जो होता है वो होता है -1 से लेके +1 के बीच में। दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट निगेटिव। तो परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशनशिप रेयरली होता है। इसका मतलब समझो, जैसे मैंने बताया 0.65% का मतलब क्या हो कि 0.65% ऑफ द टाइम दोनों का मूवमेंट साथ में था। अब +1 का मतलब क्या हुआ, 100% ऑफ द टाइम दोनों का मूवमेंट साथ में था, 100% ऑफ द टाइम। अब यहां पे क्या समझ में आ रहा है हमें कि 100% ऑफ द टाइम अगर दोनों का मूवमेंट साथ में है तो उसके ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता। 100% ऑफ द टाइम अगर दोनों साथ में ही मूव कर रहे हैं तो अब उसके ऊपर क्या होगा। इसलिए अपर लिमिट जो है कोरिलेशन की वो है +1। वैसे ही -1 को इंटरप्रेट करो, 100% ऑफ द टाइम दोनों का मूवमेंट निगेटिव डायरेक्शन में था। मतलब जब जब मार्केट ऊपर गया तब तब स्टॉक नीचे आया, और जब जब मार्केट नीचे आया तब तब स्टॉक ऊपर गया है। 100% ऑफ द टाइम, 100% ऑफ द टाइम जो रिलेशन है वो पॉजिटिव या निगेटिव। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ लिमिट ऑन कोरिलेशन +1 एंड -1। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, चलो कोरिलेशन समझ में आ गया, तो भैया अगर मुझे ये जानना है कि मार्केट 10% से ऊपर गया तो स्टॉक कितने से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दोनों हो सकता है, तो क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तुमने कितनी बार होता है वो तो बता दिया, क्वांटिटी कितनी है, तो वो क्वांटिटी मुझे मिलती है बीटा से, इसीलिए हम लोग बीटा भी कैलकुलेट करेंगे। तो कोरिलेशन एंड बीटा, कोरिलेशन बताएगा कितनी बार हुआ, बीटा बताएगा कितना मूवमेंटम है, कितना मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो पहले एक बार कोरिलेशन देख लेते हैं और फिर एक बार बाद में उसके बीटा भी डिस्कस कर लेंगे। तो कोवेरियंस आपको मिल गया। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था हमने, कोरिलेशन इज इक्वल टू, अरे भाई कोरिलेशन का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था क्या, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। मिल गया आपको, कोवेरियंस है आपके पास में, सिग्मा एक्स आपके पास में, यहाँ निकल के कहीं पे कहाँ गया, ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, हमें इससे काम है। ठीक है, वेरिएंस से मतलब नहीं है अभी, वेरिएंस का भी काम आएगा लेकिन बाद में आएगा। चलो, तो कोरिलेशन कैसे निकलेगा, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स, अरे गलत हो गया, रुको, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये आ गया आपका कोरिलेशन। अब ये जो कोरिलेशन है ना, कोरिलेशन को परसेंटेज और परसेंटेज में नहीं डालते हैं। ठीक है, एक बार मैं कंफर्मेशन के लिए डायरेक्टली भी कैलकुलेट करके देख लेता हूं। कोरेल, सबसे पहले हम डालेंगे एक्स की डिटेल्स, फिर हम डालेंगे वाई की डिटेल्स, और हमारा कोरिलेशन गलत निकल चुका है। क्यों गलत निकला है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, आ गया, हमारा भी बराबर आ गया। ठीक है, गॉट इट, कोरिलेशन निकल गया। कोरिलेशन कितना है, पॉजिटिव कोरिलेशन है,
और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली ये चार्ट में कि देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। देखो ये दोनों बढ़ रहे हैं साथ में, उतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन बढ़ रहे हैं, मतलब एक ऊपर जाता है दूसरा भी ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये निकल गया हमारा कोरिलेशन। कोरिलेशन का इंटरप्रिटेशन है, हमेशा याद रखना जैसा कि मैंने बताया। अब हम देखेंगे बीटा कैलकुलेशन, और बीटा निकलता है दो तरीकों से, ठीक है। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला इज कोरिलेशन मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई? कुछ भी नहीं किया, इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया तो बराबर है ना। यहां तक कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है तो भी मैं कुछ कर नहीं सकता, राइट। अब देखते हैं हम लोग बीटा का फॉर्मूला। बीटा का पहला फॉर्मूला, बीटा को दो तरीके से निकाल सकते हैं, अल्टीमेटली एक ही तरीका है, वो आंसर एक ही आता है, फॉर्मूला वाइज बोल रहा हूं मैं। तो पहला फॉर्मूला है कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई, यहां वाला जो ये कोरिलेशन है ना, इस कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई। तो ये है पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला, एक सेकेंड इसी को ऐसे ही लिख लेता हूं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय, या एस एम अच्छे से लिखना है तो एस मतलब स्टॉक, एम मतलब मार्केट, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, या इसी को लिखने का तरीका सिग्मा एम स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एम का उसका स्क्वायर, ठीक है। मैंने अभी कहा था ना आपको कि मैं क्या कोवेरियंस का फॉर्मूला सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लिख लूं, या सिग्मा एस और सिग्मा एम लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, किसी को लिख सकते हैं ना। कोरिलेशन ऑफ एस एम मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा एस सिग्मा वाई, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है हमने यहां पे लिखे हुए वो एक ही है, वो मैं साबित कर दूंगा आपको। तो अभी हमने क्या देखा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला या कोवेरियंस ऑफ एस एम का फॉर्मूला, इसी को मैं एस और एम ऐसे लिख रहा हूं ना, तो एस एम का फॉर्मूला ये है। तो कोरिलेशन ऑफ एस एम मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एस सिग्मा एम बराबर है डिवाइडेड बाय सिग्मा एम स्क्वायर, ये सिग्मा एम स्क्वायर बराबर है। इसमें से ये एक सिग्मा एम कटा और स्क्वायर मतलब एक और सिग्मा एम कट गया, तो आंसर क्या बना? सी, एग्जैक्टली यही तो फॉर्मूला पहले लिखा है हमने, राइट। तो ये डिपेंडिंग ऑन डेटा, आपको कोवेरियंस का डेटा दिया तो आप कोवेरियंस से निकाल लो, तो कोवेरियंस दिया तो फिर वेरियंस भी दिया होगा, या स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा उसको स्क्वायर करके आप वेरियंस निकाल लेना, या फिर बीटा एंड कोरिलेशन डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बीटा। बीटा का फॉर्मूला बहुत स्ट्रेट एंड लाइक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी बहुत उसमें दिक्कत नहीं है, गॉट इट। सो प्लेन एकदम, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद में उसका मीनिंग डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट में। बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला फॉर्मूला कोरिलेशनशिप मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय, कहां गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, राइट, मतलब स्टॉक सेंसेक्स का, मार्केट का। सो कोरिलेशनशिप बिटवीन टू मल्टीप्लाइड बाय किससे? एस डी ऑफ, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, या इसी को हम लोग अभी डिस्कस किया ना, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय डायरेक्टली इसका वेरियंस ले लो, देखो सेम ही आ रहा है। मतलब क्या किया मैंने, कोवेरियंस लिया डिवाइड कर दिया वेरियंस ऑफ मार्केट, यहां पे मेरे पास में वेरियंस ऑफ मार्केट भी अवेलेबल है ना, ये वेरियंस ऑफ मार्केट है, थोड़ा अलग कलर दे देता हूं आपके ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ठीक है, चलो दिख गया, सब समझ में आ गया, आई होप कि क्या कैसे किया हुआ। ये हो गया बीटा। अब बीटा का मीनिंग समझ लो, यहां पे बीटा मुझे मिला हुआ है 0.55। अब बीटा का एनालिसिस, बीटा का अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ ठीक है।
हमने कोरिलेशनशिप में क्या देखा था? कोरिलेशनशिप बताती है हमें कि कितनी बार अगर x बढ़ता है तो y बढ़ता है, और कितनी बार x गिरता है तो y गिरता है, या कितनी बार मार्केट बढ़ा तो स्टॉक बढ़ा और कितनी बार मार्केट गिरा तो स्टॉक गिरा। बीटा हमें बताता है, बीटा इज रिस्क रिलेटेड टू मार्केट। ठीक है, रिस्क ऑफ स्टॉक रिलेटेड टू मार्केट। ठीक, चलो यहां पे क्योंकि स्टॉक की रिस्क है रिलेटेड टू मार्केट, इसलिए आपका फॉर्मूला बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। डिनोमिनेटर में वेरिएंस ऑफ एम ही आना चाहिए, और यहां पे भी डिनोमिनेटर में वेरिएंस ऑफ एम ही आना चाहिए। यहां पे सिग्मा एस डिवाइडेड बाय सिग्मा एम ही होना चाहिए। और एक चीज याद रखना है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स। तो आप एक्स और वाई क्या लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक मार्केट एंड मार्केट स्टॉक, उसका कोरिलेशन सेम है। क्यों? क्योंकि वो कोरिलेशन बता रहा है, राइट। तो आपने कोरिलेशन समझ लिया। अब समझो बीटा को। हमने बताया कोरिलेशन की प्रॉब्लम ये, कोरिलेशन क्वांटिफाई नहीं कर पाता है कि मार्केट अगर 10% से बढ़ा तो स्टॉक कितने से बढ़ेगा। तो हम 3 एग्जांपल लेके चलते हैं। 1.5 बीटा 1 के ऊपर हो सकता है, 10 के भी ऊपर हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बीटा की लिमिट नहीं है, बीटा निगेटिव पॉजिटिव सब जगह जा सकता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1, तीसरा एग्जांपल लेते हैं 0, फिर चौथा एग्जांपल लेते हैं -1.5, और एक एक तरीके से समझते हैं कि इसके मतलब क्या क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ, ये जो राइटिंग बोर्ड है मेरा वो सही जगह पे रखा हुआ नहीं है, तो वैसे मैं टेढ़ा ही लिखता हूँ बुक में भी। तो ये सब बहाने देके भी कोई फायदा नहीं है, बाद में मेरे को ही बोलोगे यार बुक में टेढ़ा लिख रहे हैं, है ना। चलो, बीटा ऑफ स्टॉक हमेशा याद रखना, दिस बीटा इज ऑफ स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट, विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट। मार्केट के कंपैरिजन में बीटा स्टॉक का वो निकाल रहे हैं हम लोग। तो 1.5 बीटा का मतलब होता है कि मार्केट अगर 10% से बढ़ा तो स्टॉक जो है वो 15%, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 15% से बढ़ेगा। अगर मार्केट 10% से गिरा तो स्टॉक जो है वो 15% से गिरेगा। तो आपको समझ में आ गया क्यों ये रिस्क बोल रहे हैं। भैया मार्केट अगर कल नीचे गया ना तो मेरे भी पूरे लग जाएंगे, राइट। मार्केट 10% से बढ़ा तो बढ़ेगा, तब तक के तो ठीक है, लेकिन गिरा मार्केट 10 से ही गिरेगा, मैं 15 से गिर जाऊंगा। ठीक है, सो दिस इज परसेंटेज, अगेन नॉट इन डॉलर अमाउंट, दिस इज इन परसेंटेज। क्यों? क्योंकि हम रिटर्न परसेंटेज का एनालिसिस कर रहे हैं ना, चेंज का एनालिसिस कर रहे हैं पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक के, तो ये चेंज आ रहा है। अगर मार्केट 10% से बढ़ा या गिरा, पॉजिटिव और निगेटिव, तो जो स्टॉक है वो पॉजिटिव और निगेटिव 10% से ही चेंज होगा। दैट इज अ परफेक्ट बीटा। बीटा ऑफ 1 मतलब एग्जैक्ट सेम रिलेशनशिप है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में आता है 0 बीटा। मार्केट चाहे 10 से बढ़े, 20 से बढ़े, 100 से बढ़े, गिरे, कुछ भी हो जाए, देयर इज नो चेंज इन स्टॉक। सो स्टॉक का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है मार्केट के साथ में। ये सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो बॉन्ड टाइप की सिक्योरिटीज होती है ना, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है। तो गवर्नमेंट रिस्क फ्री सिक्योरिटी है ना, जैसे हम बोलते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया मैंने, तो यार रिस्क फ्री सिक्योरिटी का मतलब यही हुआ कि मार्केट में कुछ भी हो जाए वो सिक्योरिटी सेफ है। मार्केट पूरा खत्म भी हो जाए कल चल के तो भी वो सिक्योरिटी सेफ है। सो वो होता है रिस्क फ्री सिक्योरिटी। तो अगर आपने रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मतलब उस सिक्योरिटी का बीटा इज 0, और इसका मतलब क्या हुआ -1.5 का। तो दिस मीन्स निगेटिव रिलेशनशिप। अगर मार्केट 10% से ऊपर गया तो स्टॉक जो है वो 10% से 15% से नीचे आएगा। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 -1.5। और अगर मान लो स्टॉक मार्केट जो है वो 10% से नीचे गया तो स्टॉक जो है वो 15% से ऊपर आएगा। स्ट्रेट सिंपल इजी रिलेशनशिप, कोई बहुत उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गॉट इट। चल, तो ये हो गया बीटा का मीनिंग, बीटा का कैलकुलेशन हमने देख लिया है। एंड ये सारे कैलकुलेशंस आपको डायरेक्टली काम में आएंगे। बस फर्क ये रहेगा कि पोर्टफोलियो के चैप्टर में पेन एंड पेपर लेके करेंगे, यहाँ पे थोड़ा एक्सेल लगा लिया हमने
टाइम बचाने के लिए, और एक्सेल लगाने के बावजूद भी 1 घंटा 30 मिनट होने को आ गए हैं। ठीक है, चलो, सो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वही यूट्यूब वाली चीज़ें वो सब कर लेना। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आ रहा हूँ मैं। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।